पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अष्टभुजापति शुक्ल और हमारे सदस्य विधान परिषद जो रह चुके हैं और किसान मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विनोद जी पांडे, श्री तन प्रसाद जी जो आपके विधायक हैं, श्री अशोक सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री इंद्रजीत सिंह जी पूर्व विभाग संगठन मंत्री, श्री अजय सिंह गौतम जिला प्रभारी, श्री निशि रंजन तिवारी विधानसभा प्रभारी, श्री सुरेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष, श्री जगदीश चौरसिया, श्री राजाराम कनौजिया, श्री हरिकेश राम त्रिपाठी, श्रीमती अंशु सिंह, श्री सूर्य प्रकाश कौशिक, श्री कृष्णा शंकर दुबे, श्री संतोष निषाद, श्री कौशलेंद्र प्रताप चंद्र, राजा साहब बढ़ियापार स्टेट, श्री मृगेंद्र राम त्रिपाठी युवा नेता और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो अपने बहुत पुराने मित्र जो मंत्रिमंडल में भी मेरे साथ रह चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में हैं, उनके लिए वोट मांगने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे अरसे के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर, नारे लगाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन मैं मानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग मजे में हुआ ना, सब ठीक ठाक बाय कि नहीं? बढ़िया। योगी जी तो बहुत बढ़िया काम कैले हुआ। बुलडोजर तो नहीं आ रहा है यहाँ? नहीं बुलडोजर आ रहा है। वैसे बहनों भाइयों, योगी जी ने जिस तरीके से कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त यहां किया है, उसकी चर्चा सारे देश भर में हो रही है। और जो मैं कहूं कि सचमुच योगी जी ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके विकास को उत्तर प्रदेश में योगासन करा दिया है, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जानते हैं कितने प्रकार के योगासन होते हैं? कितने प्रकार के? कोई का मालूम हो कि नहीं? 14 योगासन 84 होते हैं। तो योगी जी ने विकास के 84 में 83 योगासन तो कराया है, एक योगासन विपक्ष के लिए छोड़ दिया है। आप जानते हैं कौन सा योगासन है जो विपक्ष के लिए छोड़ दिया है? शीर्षासन वो विपक्ष के लिए छोड़ दिया है। बहनों भाइयों, 2017 के चुनाव में आप लोगों ने बहुत ही शानदार कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को दी थी और जिस तरीके से 5 वर्षों तक यहां सरकार चली है, मैं कह सकता हूं कि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सरकार पूरी तरह से खरी उतरी। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी जी की सरकार में चाहे भले ही हमारा विरोधी क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। एक से एक काम हुए। मैं सारे कामों की चर्चा करने के लिए यहां पर नहीं खड़ा हुआ हूं कि बिजली आ रही है, पानी है, यह है, सड़क है, यह सब तो आपने सुना होगा।
एक सबसे बड़ा काम हुआ है, ध्यान से सुनिए, एक सबसे बड़ा काम यह हुआ है, जेवर एयरपोर्ट अब नए कुशीनगर का तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही। जेवर एयरपोर्ट जो बना है, यहां के लोग समझते होंगे जैसे सभी एयरपोर्ट होते हैं वैसे ही एक जेवर एयरपोर्ट भी है। बहनों भाइयों, पहले जो हमारी हजारों हवाई जहाजें चलती हैं और जो विदेशों से यहां पर हवाई जहाजें आती हैं जाती हैं, पहले उनका रिपेयर और मेंटेनेंस दुनिया के दूसरे देशों में होता था। लेकिन जेवर एयरपोर्ट जिस दिन बनकर पूरा हो जाएगा, हजारों देश और विदेश की हवाई जहाजें अब अपने रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दुनिया के दूसरे देशों में नहीं जाएंगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट पर ही उनका रिपेयर भी होगा, मेंटेनेंस भी होगा। और मैं समझता हूं कि जितने छोटे मझोले और बड़े उद्योग वहां पर लगेंगे, जितनी होटल्स बनेंगी वहां पर, उसके परिणाम से हजारों लोगों को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। बहुत बड़ा काम हुआ है। हाईवेज बनाने का जहां तक प्रश्न है, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ये सब सारे तो अपनी जगह पर बने ही बने हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा काम किया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, आपके विश्वास को नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी कहा है सब पूरा किया है। 2014 के भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, 2019 के भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, जो जो कहा है वह सब पूरा किया है। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी कहा था, अभी बहुत कुछ उसमें पूरा करना है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपके भरोसे को तोड़ेगी नहीं, जो कहेगी वो करेगी। हमारे यहां यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई आपसे वादा कर दे, वादे को न पूरा करे, यह तो हो सकता है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्टी ने कह दिया तो किसी भी कीमत पर वह पूरा होकर रहेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 जब पहले हमारी यही भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उस समय हमारी जब स्थापना हुई थी भारतीय जनसंघ की, उस समय हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जहां पर धारा 370 लगी है, धारा 370 का मतलब यह कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति तो देश में कहीं पर जाकर जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर न जमीन खरीद सकता था, न व्यापार कर सकता था, न कोई काम कर सकता था। उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि धारा 370 के तहत उसको विशेष अधिकार प्राप्त था। उस समय 1951 में 71 साल पहले हमारे नेता ने कहा था, जिस दिन संसद में बहुमत मिल जाएगा, हम धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद हम लोगों ने झटपट धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। वैसे ही हम लोगों ने बहुत पहले वादा किया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां पर जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल के हैं, भारत के ओरिजिनल निवासी हैं, यदि उनका इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न होता है और वह भारत आना चाहते हैं धार्मिक उत्पीड़न के कारण, तो बहनों भाइयों, उन्हें हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे। लोग यह कहे किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मेरी यह व्यक्तिगत मान्यता है बहनों भाइयों कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, भारत पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, लेकिन बन गया। जब मैं गृह मंत्री था उस समय
मैंने नागरिकता कानून तैयार कर रहा था। प्रधानमंत्री जी से मैंने पूछा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू, सिख, ईसाई जो भारत के मूलतः निवासी थे, यदि वहां धार्मिक उत्पीड़न हुआ था तो यहां पर कोई नागरिकता देने का प्रभावी कानून नहीं है और मैं कानून बना रहा हूं। उन्होंने कहा, राजनाथ जी गो अहेड, चिंता मत करिए, कानून बनाइए। लोकसभा में उस समय पारित हुआ, राज्यसभा में बहुमत नहीं था। बाद में अमित जी जब हमारे गृह मंत्री बने तब फिर से उन्होंने लोकसभा में पेश किया और राज्यसभा में पेश किया और बहनों भाइयों, नागरिकता कानून हम लोगों ने डंके की चोट पर पास कर दिया। जो वादा था उस वादे को पूरा करके दिखा दिया। अब यदि कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी भारतीय मूल का यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वहां धार्मिक उत्पीड़न होता है, भारत आना चाहता है, तो उसे हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे ताकि वह सम्मान की जिंदगी भारत की धरती पर जी सके। इस वादे को पूरा किया। हम लोगों ने कहा था कि धारा 370 ये हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। बहनों भाइयों, अब तो कोई संदेह नहीं है, अयोध्या की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर बनता हुआ आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक बात और जो हम लोग कभी कभी बोला करते थे तो लोग कहते थे कि भाजपा वाले ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते थे, भाई भाजपा को जिताइए, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल पर बैठ के नहीं आती हैं। हम लोग कहते थे लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो हाथी पर बैठ के नहीं आती हैं। हम लोग कहते हैं लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। बहनों भाइयों, सही हो गया कि नहीं हो गया? सही, पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, सही हो गया कि नहीं हो गया? 6,000 रुपया हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपके खाते में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? मुफ्त में राशन महीने में 2-2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ लोगों को पक्का मकान मिल गया है कि नहीं मिल गया है? कुछ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड, सबको नहीं, कुछ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिल गया है कि नहीं मिल गया? अब आयुष्मान भारत कार्ड आप जानते हैं क्या है? क्या है मालूम है? क्या है? 5 लाख रुपए तक का ना। पूरी बात सुन लो, पूरी बात। आयुष्मान भारत का कार्ड यदि आपके पास है, आप चाहे दिल्ली बीमार पड़ जाएं, कलकत्ता बीमार पड़ जाएं, बंगलोर बीमार पड़ जाएं, चेन्नई बीमार पड़ जाएं, आप अपना कार्ड निकालेंगे, डॉक्टर को देंगे तो 5 लाख रुपए का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की प्रभावी योजना नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है। अच्छा, यह बताइए, यहां नल घरों में पहुंचना शुरू हो गया कि नहीं? अभी नहीं, अभी शुरू हुआ है। कुछ था, कोई काम धाम शुरू हो गया है कि नहीं? शुरू हो गया है। अब यह नहीं कह रहा हूं कि सबके घर में पहुंच गया, लेकिन मेरी बात सुन लो, काम शुरू हो गया है। हो गया है? हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरे बहनों भाइयों सुन लो, एक घर भी नहीं शेष बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए, ऐसा एक घर भी शेष नहीं। तो इसी को तो कहते हैं घर में। अच्छा, ये बताओ, महीने में 2 बार मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? भैया, पीछे मुफ्त राशन महीने में 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन ईमानदारी से बताइए कि कहीं आप लोग बेचते तो नहीं हैं? अरे गुरु, नहीं, अरे उतना खाएंगे कैसे मियां बीवी?
नहीं नहीं, देखा सही सही बतलावा। अरे हम हूं ये कहीं को विदेशी नहीं है, सही सही बतलावा जब। अरे हम सबके हरों के लेवन का चाल के खूब अच्छी तरह समझीला। अच्छा देखा, ये ईमानदारी से बोलना कि एक बार का बिका जाला, एक बार का खा जाएगा। देखिए माताएं बहनें हंस रही हैं, सही बात है ना कि नहीं है? जब वहां खड़ी है वो माताएं बहनें बोल रही हैं, सही है कि नहीं है? तो मेरे बहनों भाइयों, इसी को कहते हैं ना घर में लक्ष्मी का आना। और क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना। तो जो हम लोगों ने कहा था कि लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल पर आएंगी, तो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। तो हम लोगों ने जो भी कहा था वो किया। यानी हम आपके विश्वास और आपके भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। जनसंख्या कानून, घबरा मत, घबरा मत। तो हम लोगों ने अपने पर काबू रखा, दुनिया के बात छोड़ा है। अरे पहले तोहना लोगों नियंत्रित नहीं हुआ। बहुत अच्छा। ये मतलब हर ब्लॉक तहसील तक 2-2 लेन का पक्का सड़क बन गई ना कि नहीं बन गई? तो देखा, ये उत्तर प्रदेश सरकार बनौले है, योगी जी बनौले। वहां माने घर में लक्ष्मी आना, धन आवे, पैसा आवे, इसी सबको तो कहते हैं ना लक्ष्मी जी आई है। अब एक बात और मैं बता दूं, अब ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जो दिव्यांग है और वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 साल से ऊपर के, ध्यान से सुनो। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक पेंशन पहले कम मिलती थी, अब 1500 रुपया महीना मिलेगा। 1500 रुपया महीना मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र में कहा गया हर परिवार में रोजगार या स्वरोजगार होगा। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन जवानों को दिया जाएगा। चलाना जानते हो कि नहीं? मिलेगा। और अरे नहीं, बगल में कैसे? आप चलिए, बैठिए, आप बैठिए। बहनों भाइयों, आप लोग श्री राम चौहान को केवल विधायक मत समझिए। श्री राम चौहान एक ऐसा शख्सियत, मैं आपको बतलाता हूं, हमारे साथ विधायक भी रहे हैं, हमारे साथ सांसद भी रहे हैं, हमारे साथ मंत्री भी रहे हैं। सुनो क्या, अरे भाई शांत रहो, शोर मचाने से कुछ होगा। सुनो, मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, गरीब परिवार से थे। बहनों भाइयों, करोड़पति अरबपति लोग सत्ता में होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे श्री राम चौहान के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का छींटा लगा। अब आप लोग चाहे जो भी समझते हो, मैं तो श्री राम चौहान का बहुत सम्मान करता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है। गरीब मां की कोख से पैदा हुआ कोई बेटा मंत्री बन जाए और एक ढेला छुए ना, यह कोई छोटी बात नहीं। इसीलिए मैंने उनको कहा कि आप बैठ जाइए। अच्छा यह बताइए, पहले गरीब परिवार की बेटी की शादी होती थी तो कुछ मिलता था गरीब परिवारों में? 1 लाख रुपया मिलेगा गरीब परिवारों में बेटी की शादी के लिए, 1 लाख रुपया मिलेगा। विधवा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपया प्रतिमाह किया जाएगा। और 60 साल के ऊपर की जितनी महिलाएं हैं उनको चलने के लिए मुफ्त यात्रा, ये मुफ्त यात्रा बिना पैसे। चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, ये बात सही। हाँ? नौजवानों के लिए ये कहा तो है, योगी जी ने घोषणा पत्र में कहा है हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार। घर में काम हो तो तब का करवा रोजगार, तो घरों काम हो तो वह है ना। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। और मैं देश का रक्षा मंत्री हूं ना,
बहनों भाइयों, यकीन दिलाता हूं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, भारत माता का मस्तक हम किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं। भारत का मैं गृह मंत्री था। उसी समय पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों ने आकर कश्मीर में हमारे अर्धसैनिक बलों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। हमारे कई अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हुए थे। बहनों भाइयों, उस दिन मैं कश्मीर गया था और कश्मीर उन शहीदों को मैंने गृह मंत्री रहते हुए जो कंधा दिया था, आज तक उसका मैं दर्द कभी भूल नहीं सकता। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे, 2-3-4 लोग। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला कर दिया और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। बहनों भाई, सारी दुनिया को संदेश चला गया, भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत है। भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। क्या हो गया हमारी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोगों को? अभी गलवान घाटी में, लद्दाख में चीन और भारत के सेना के जवानों के बीच जब आमना सामना हुआ, संघर्ष हुआ। बहनों भाइयों, मैं रक्षा मंत्री होने के नाते मैं बतलाना चाहता हूं, हमारे जवानों ने जिस शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया है, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और संसद में खड़े होकर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के केवल 3-4 मारे गए। बहनों भाइयों, जिस दिन संसद में खड़े होकर उन्होंने यह बात कही थी, उसी के एक दिन आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार क्लेक्सान ने लिखा कि भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था, अद्भुत साहस का परिचय भारत के सेना के जवानों ने दिया। और यह भी लिखा है, राहुल गांधी ने कहा था कि 3-4 केवल मारे गए चीन के सेना के जवान। लिखा है उस अखबार में, खोजी पत्रकार ने लिखा है कि चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। बहनों भाइयों, यह है हमारे देश की ताकत। इसीलिए मैंने कहा, बहनों भाइयों, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। क्या क्या बातें करते हैं। कहते हैं मोदी जब से आ गए तब से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ गई। बहनों भाइयों, इसका मैं खुलासा करना चाहता हूं। राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, प्राचीन इतिहास की जानकारी तो नहीं है, कम से कम आधुनिक आजाद भारत के इतिहास की जानकारी तो करा दें। बहनों भाइयों, जिस समय कश्मीर का सक्सगाम घाटी जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी जब चीन के हवाले किया था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जिस समय पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के कारण काराकोरम हाईवे बना था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बनना प्रारंभ हुआ,
तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो आप लोगों की समय की है। आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं संसद में खड़े होकर। बहनों भाइयों, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं कांग्रेस के जो संजीदा लोग हैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, कम से कम उनके आजाद भारत की इतिहास के बारे में तो जानकारी मुकम्मल करा दीजिए। जो आता है तो बोल देते हैं। एक तरफ हमारा सेना का जवान अपना खून बहाता है, अपनी जिंदगी देता है, और आप जब चाहें तब उसके शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवालिया निशान लगा दें। बहनों भाइयों, कोई किसी राजनीतिक पार्टी में काम क्यों न करे, लेकिन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सवाल होता है। सारे देश को, सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। क्या कर रहे हैं लोग? हमारे प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर करिश्माई काम किया है। मेरे बहनों भाई, आपको आश्चर्य होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा चलती है। एक बार राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त की। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, राहुल गांधी हों, इंदिरा जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, देवगौड़ा जी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता, क्योंकि मानता हूं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र की ताकत बढ़ेगी और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन राजीव गांधी जी ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, क्या करें। यह लाचारी राजीव गांधी जी ने व्यक्त की थी। लेकिन बहनों भाइयों, इस चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, और आज आप स्वयं महसूस करते होंगे, 100 पैसा यदि ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है तो सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। और यह काम हमारी सरकार कर रही है। मैं कितने कामों की चर्चा करूं, और बहनों भाइयों, सब कुछ, सारी चीजों से ऊपर हमारा देश है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत के प्रति सारी दुनिया में लोगों का सम्मान बढ़ा है। लोग मानते हैं कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुनती नहीं थी, सुनती भी थी और लेती नहीं थी। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भी बोलता है, मेरे बहने भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बने। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी है, यह मत देखिए कौन है, समर्थन मिलना चाहिए। क्योंकि यह देखेंगे, क्योंकि वह जाएगा तो अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हाथ उठाएगा, और वो भी सोने में सुहागा, श्री राम चौहान जैसा प्रत्याशी। तो आप लोग अपना समर्थन दे देंगे? पक्का? पीछे वाले लोग आप लोग भी दे देंगे? श्री राम जी तो सब लोग कह रहे दे देंगे। आप यह समझ लीजिए, अरे जीतेंगे जीतेंगे नहीं,
श्री राम चौहान की विजय बहनों भाइयों रिकॉर्ड मतों से होनी चाहिए, रिकॉर्ड मतों से होनी चाहिए। और यदि आपने श्री राम जी चौहान की विजय रिकॉर्ड मतों से करा दी तो एक बात पक्की कि मैं श्री राम जी से कहूंगा, रिकॉर्ड मतों से यदि आपकी विजय हो जाती है, एक बार मुझे फिर से यहां बुला लीजिएगा। और बहनों भाइयों, श्री राम जी को रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद यदि मैं यहां आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर, जैसी मोटी हार आप लोगों ने पहनाई थी वैसी मोटी हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा, आप लोगों का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा। तो अब चलें चलते हैं। देखिए माताएं बहनें करे नहीं मत जाइए। अरे कुछ लिया लो बनाए के कि बस ऐसे ही। अब चलते हैं, पहले आप श्री राम जी चौहान को जिताइए, फिर आएंगे, क्योंकि आगे भी मीटिंग लगी है। अब उस बार आऊंगा तो घंटा भर बोलूंगा। पक्का? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद।